हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बाय एकता मैम चैनल पर वेलकम आप सभी का। कल की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था लेसन नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। आप सिलेबस को स्पीडली इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अब हमारे पास पढ़ने का नहीं, अब रिविजन का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ेंगे ताकि पूरे चैप्टर का रिविजन हो जाए, प्लस ऐसा कोई पॉइंट ना रहे जो कि हमने नहीं पढ़ा हो। तो भले ही हम थोड़ी स्पीडली पढ़ेंगे लेकिन फिर भी किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। कल की क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी, चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए लाभदायक रही होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और इस चैप्टर के आगे वाले जो पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, कल जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने छोड़ा था, लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी वायर को हाथ में लेते हैं, ठीक है, और इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा जो है वो हमें करंट की दिशा को बता रहा है, तो हमारी घूमी हुई उंगलियां या मुड़ी हुई उंगलियां हमारे मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं या हमें बताती हैं। अब मैं कल जहां हमने क्लास को खत्म किया उसके बाद एक जो रूल, कल तो हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा कल हमने। अब मैं ये तो एक लॉ हमने पढ़ लिया, आज मैं एक लॉ और लिखती हूं और उसका नाम मैं लिखती हूं मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। तो क्या ये अभी तक पढ़ा आप लोगों ने? हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इसका नाम ही अभी ही सुना होगा। तो देखिए, क्या है ये मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल? ये जो दोनों रूल हैं ये दोनों क्या हैं? सेम है। क्लियर? ये जो राइट हैंड थंब रूल है इसी को ही मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है। आप देखिए, राइट हैंड थंब रूल से इसको सिमिलर करने का प्रयास कीजिए। तो अगर आपने कभी स्क्रू को फिट किया हो तो कैसे किया जाता है मालूम है आपको? कि हमने स्क्रू को किसी जगह पर रखा जहां भी हमें उसे फिट करना है और स्क्रू को इस तरीके से हम घुमाते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या कहता है कि जब हम उस कील को, मान लीजिए कि कोई कॉर्क है, कॉर्क स्क्रू है यानी कील है, उसको हम घुमा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन के अंदर वो कील जा रही है वो तो किसको बताएगा? करंट को, ऑब्वियसली। तो यहाँ जो कॉर्क है, स्क्रू है, वो हमारा अंगूठा हो गया, और जो जिस डायरेक्शन में हम उस कॉर्क को घुमा रहे हैं फिट करने के लिए, वो हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और इसलिए जो है ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्क्रू जो है, डायरेक्शन ऑफ स्क्रू जो है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बता रहा है। क्लियर है? हिंदी में आप लिखेंगे, मान लीजिए तो क्या लिखेंगे कि स्क्रू या पेच की जो दिशा है वो हमें जो करंट बह रहा है उसकी दिशा के बारे में बताता है। साथ में जो रोटेशन जो है वो क्या बता रहा है? रोटेशन किस चीज का है? रोटेशन है हमारे हाथ का, ये हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां तक हमने क्या सीखा? देखिए कि राइट हैंड थंब रूल जो हमने कल पढ़ा था उसी को मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है। अब मान लीजिए हमने तो राइट हैंड थंब रूल अच्छे से याद कर लिया है, लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, तो हम क्या करेंगे? तो बस इतना से याद रखना कि दोनों सेम है। जहां हमने अंगूठा याद किया था वहां स्क्रू याद कर लीजिए, और जहां हमारा मुड़ी हुई उंगलियां थी वहां पर घूमता हुआ जो पेच है, स्क्रू है, उसको याद कर लीजिए, सेम है। तो स्क्रू या पेच की जो दिशा है वो करंट की दिशा को बता रही है, और जो पेच का जो रोटेशन है, स्क्रू का जो रोटेशन है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है। तो ये हमने पढ़ लिया राइट हैंड थंब रूल प्लस मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू magnetic field due to a current through a circular loop, through a circular loop। अब हमने पढ़ लिया किसी वायर के बारे में कि अभी हमने क्या पढ़ा कि एक वायर है, उसको हमने ऐसे पकड़ रखा है ना। अब क्या हो कि इस वायर को हम घुमा के किस शेप में चेंज कर दें, सर्कुलर लूप के रूप में चेंज कर दें। बस वही है कि अब इस वायर को अगर हम घुमा दें और एक सर्कल बना दें, तो सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सीधा वायर था तब तो हमने डायरेक्शन को जान लिया, तो अब हम मान लीजिए कि एक सर्कुलर लूप बना भी लें। ये लीजिए, ये एक सीधा वायर था, ये लो, इसको हमने इस तरीके से मोड़ दिया। अब इस तरीके से जब मोड़ा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन को हम देखें तो देखिए ये सर्कुलर लूप है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे और जैसे जैसे सेंटर पे आएंगी ना तो सीधी होती जाएंगी। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, इसी तरह यहां बनेंगी। और जैसे जैसे सेंटर की तरफ आएंगी तो इनका जो ट्विस्ट है वो कम होता जाएगा और ये क्या करेंगी, सीधी होती जाएंगी। क्लियर है। ये लीजिए, ये हो गई एक सर्कुलर लूप और इसके अंदर बहने वाला करंट। अब देखिए ये जो सर्कल्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कि हमने ये जाना था कल कि जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके अंदर बहने वाले करंट की मात्रा के। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। क्लियर है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये करंट की मात्रा के, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये करंट या जो विद्युत धारा बह रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही बड़ा या उतना ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन जो है आते आते मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये सर्कुलर लूप्स बनते हैं और सेंटर तक आते आते ये एकदम स्ट्रेट लाइन के रूप में बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो करंट है ये डिपेंड कर रहा है किस पर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है करंट पर। साथ ही साथ ये जो करंट उत्पन्न, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये किससे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है इसमें बहने वाले करंट की मात्रा पर। ठीक है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि सर्कुलर लूप के अंदर दोनों ही दिशाओं में करंट उत्पन्न होता है, क्योंकि वायर जो है ये सीधा नहीं है, तो वरना तो उसमें तो एक ही दिशा में करंट बहता। जब इसको सर्कल में चेंज कर देते हैं तो आधे में अलग डायरेक्शन में और आधे में अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। चलिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो हमें पढ़ना है वो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो हमें पढ़ना है सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बड़े क्वेश्चन में तो नहीं आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। मोस्टली पूछा ये जाता है या तो आपसे सोलेनॉइड को ड्रॉ करवाया जाता है या फिर सोलेनॉइड को डिफाइन करने के लिए आपको कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि ये सोलेनॉइड है क्या और अगर ये किसी काम आती है तो क्या काम है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड, इसे हिंदी में कहा जाता है परिनालिका। परिनालिका यानी कि किसी परिनालिका में अगर करंट बह रहा है तो उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो पहली बात तो ये कि परिनालिका है क्या, इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई एक ऐसा खोखला बेलनाकार हम
कोई भी एक चीज ले लें, उसकी चारों तरफ वायर को लपेट दें और वो जो वायर के दोनों सिरे हैं उन्हें हम किसी विद्युत के स्रोत से या किसी सेल से अगर जोड़ दें तो ऐसा जो उपकरण है उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड और परिनालिका। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना सीखें अगर हम, तो देखिए पहले हिंदी में लिख लेते हैं कि स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे मैंने भी आपको बताया कि वायर को इस तरह चारों तरफ लपेट दिया जाएगा, तो स्प्रिंग की तरह बनाई गई तार जैसी संरचना, स्प्रिंग का जो वायर होता है ना उसकी तरह, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र देखिए, ये जो है ये तो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड मतलब कि जिसके ऊपर हम तार लपेटेंगे ना उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इस वायर को जब हम लपेट देंगे तो जब इसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना, तो वही हमने लिखा है कि स्प्रिंग की तरह बनाई गई, तो ये स्प्रिंग की तरह हो गया। देखिए ये मैंने लिया और इसके चारों तरफ इसको इस तरीके से लपेटा तो स्प्रिंग जैसा हो गया। अब इसके अंदर जब मैंने करंट को फ्लो किया तो क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियस है मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही। चलिए तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इंग्लिश में और लिख लेते हैं, अ कॉइल, कॉइल वही स्प्रिंग जैसे संरचना, ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, सर्कुलर टर्न्स वही स्प्रिंग जैसी संरचना हो गई, इंसुलेटेड ऑन अ कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये कॉइल है जिसके ऊपर कई सारे टर्न्स हैं, किस चीज के, कॉपर वायर के, रैप्ड क्लोजली, रैप्ड क्लोजली यानी कि एकदम पास पास, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए कि हमने क्या लिखा कि कॉइल सर्कुलर टर्न्स है, कॉपर का वायर ले लिया हमने जिसको पास पास लपेटकर सिलेंडर का शेप दे दिया, तो ये सिलेंड्रिकल कोई भी इंसुलेटेड चीज हो गई, प्लास्टिक का हो गया, ये खोखला होगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसकी इंटेंसिटी कब ज्यादा होगी करंट की, जितने पास आप वायर को लपेटेंगे उतना ही ज्यादा पावर का सोलेनॉइड हमें मिलेगा। यानी कि एक तो हमने लिया 2 मीटर वायर और इसकी चारों तरफ लपेट दिया, ऐसे समझो इसको कि 2 मीटर लंबा वायर लिया और लपेट दिया, तो जो टर्न्स होंगे वो कम आएंगे। उसकी जगह मैंने 5 मीटर लंबा वायर लिया तो टर्न्स कौन से वाले वायर में ज्यादा आएंगे, जहां मैंने 5 मीटर लंबा वायर लिया था। तो जितने पास हम टर्न्स लेंगे उतना ही ज्यादा मजबूत इंटेंसिटी वाला सोलेनॉइड क्रिएट होगा। ठीक है, आप बना के देख लें कि सोलेनॉइड है कैसा या क्या होता है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। चलिए, और अब हम बना के देखते हैं कि ये सोलेनॉइड बनता कैसे है। इसका डायग्राम और डेफिनेशन ये दो तो आपको आने ही चाहिए। तो देखो कुछ भी नहीं किया, ये एक सेल ले लिया मैंने, 2-3 सेल जोड़ दी, ये मैंने बना दिया एक स्विच, ये प्लस माइनस, ये लीजिए। ठीक है, और क्या बनाना है अब मुझे, सोलेनॉइड बनाना है, तो ये लो, ये बन गया सोलेनॉइड, बस बन गया सोलेनॉइड। अब इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर हमें बताना है तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरफ क्रिएट होगा ना, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो गया। आप डायरेक्शन देख लो, ये तो ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगा। और क्या करना है हमें, यहाँ ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इसमें, बस
ये बन गया सोलेनॉइड, इजी है एकदम। अब क्या होगा देखिए कि ये जो सोलेनॉइड है इसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं और इस स्थिति में इसके अंदर अगर हम किसी लोहे की वस्तु को या कोमल वस्तु को रख देते हैं तो वो भी किसकी तरह बिहेव करती है, चुंबक की तरह बिहेव करती है, और ऐसी चुंबक को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक उसे कहा जाता है। ये काम आती है ये, है ना। तो सोलेनॉइड क्या काम आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। दोबारा सुन लीजिए कि यदि इस परिनालिका के इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर हम कोई लोहा या स्टील को रख देते हैं तो इन मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से वो जो लोहे की वस्तु है वो भी किसकी तरह बिहेव करने लगती है, चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है, और ऐसी चुंबक को विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो ये आपको याद रहेगा कि सोलेनॉइड की मदद से क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाई जाती है। क्लियर है, ये वाला टॉपिक परिनालिका हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है परिनालिका, चलिए और भी डायग्राम इसके हैं बुक में, जो आपको अच्छा लगे वो एक कोई सा भी बनाना याद कर लो। चलिए अगला टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर current carrying conductor in a magnetic field, in a magnetic field। देखो आप लोगों ने न्यूटन लॉ पढ़ा है ना, कि पहला वाला तो हमें इनर्शिया के बारे में बताता है, दूसरा वाला हमें मोमेंटम या F इक्वल्स टू ma के बारे में बताता है, थर्ड जो लॉ है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक्शन और रिएक्शन का नियम। क्लियर है ना, तो वो पढ़ रखा है आप लोगों ने, अच्छे से आता है। ये लॉ भी वही कहता है। ये लॉ क्या कहता है कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, है ना। तो ये लॉ ऐसे बता रहा है कि जब हम किसी ऐसी वस्तु को जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है या कोई कंडक्टर वायर जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो होता ये है कि कंडक्टर वायर अगर मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो मैग्नेट भी उस वायर को अपनी तरफ आकर्षित करती है, दोनों के अंदर आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमने एक स्टैंड बना लिया है, ये देखिए ये हमने एक स्टैंड बना लिया है। ठीक है, और इसके अंदर हमने लगा दिया है किसी वायर को। ये इसका स्टैंड हो गया मान लीजिए। ठीक, अब इसके साथ हम किसी वायर को जोड़ देते हैं और वायर जो है उसको जोड़ देते हैं हम किसी सेल से। तो मान लो यहाँ हमने ये वायर बांध रखे हैं दो, है ना, ये वायर हो गया, ये कोई लोहे की पतली छड़ है। अब इसके जो दोनों सिरे हैं इनको हमने किसी सेल से जोड़ रखा है। तो ये मान लो कि यहाँ कोई सेल है, ये कोई स्विच हो गया और इसको हमने ले जाकर जोड़ दिया यहाँ। यहाँ हमने कोई नाल चुंबक जानते हैं ना, हॉर्स शू की शेप वाली, ये कोई नाल चुंबक हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसके दो टर्मिनल्स हो गए N और S। अब होना क्या चाहिए था, देखो कि ये पहले ऐसा थोड़ी होगा, पहले क्या था, ये एकदम ऐसे सीधा था, करंट पास कर रहे थे जब, लेकिन करंट पास करते करते हमने ये देखा कि जब इसके पास हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को ले जाते हैं तो ये भी क्या होता है, लोहे का है, तो ये किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, चुंबक की तरफ। यानी कि जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने ये देखा कि इसके अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसके पास जब हम मैग्नेट को ले जाते हैं तो ये भी मैग्नेट से आकर्षित होता है। यानी कि क्या हो रहा है कि आकर्षण जो है वो दोनों तरफ काम कर रहा है।
तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी जो लोहे का या एल्यूमिनियम का जिसका भी हमने वायर यहाँ पर लगाया है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इसके बारे में सबसे पहले बताया साइंटिस्ट है मैरी आंद्रे एम्पियर, सॉरी नाम गलत हो गया, आंद्रे मैरी एम्पियर। ये वही एम्पियर हैं जिनके लिए हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। इन्होंने सबसे पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इन्होंने क्या बताया कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एल्यूमिनियम रॉड when it is placed in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कहाँ, मान लीजिए लोहे की ना लेकर हमने एल्यूमिनियम की ले ली तो वो तो चुंबक से आकर्षित नहीं होगी ना एल्यूमिनियम की, तो इस एल्यूमिनियम रॉड पर फोर्स उत्पन्न होता है कब, जबकि इसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। तो चुंबक भी इसे आकर्षित करती है और इसके कारण चुंबक भी आकर्षित होती है, दोनों ही काम होते हैं। चलिए अब हमने सारे जो रूल थे वो पढ़ लिए, किस किस तरह से करंट कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है इसके बारे में पढ़ लिया। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अब अगला जो रूल हमें पढ़ना है वो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये जो रूल है ये हमें बता रहा है कि पिछले रूल में तो हमने करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है उसको पढ़ लिया। ये नियम ये कहता है कि अगर हम अपनी उंगलियों को, कौन कौन सी उंगलियों को, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके से रखें कि ये तीनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये वाली कंडीशन हो गई, देखिए कि इसके और इसके बीच में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब हम इन तीनों फिंगर्स को इस तरीके से रखते हैं कि इन तीनों के बीच में ही कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो देखिए ये जो थंब है हमारा, ये तो बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताता है, यानी कि वो फोर्स जो कि इस पर काम कर रहा है विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और जो मिडिल फिंगर है ये करंट की फ्लो को बताती है। तो नोट कर लेते हैं अब हम। देखिए कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसमें आप क्या लिखेंगे कि यदि हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि तीनों ही उंगलियां, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों ही उंगलियां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का या राइट एंगल बनाती हैं, तो जो हमारा थंब है, फर्स्ट थंब या अंगूठा जो है, ये क्या बता रहा है, तो हमारा थंब या अंगूठा जो है वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स, वो बल जो कि काम कर रहा है एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, एक्टिंग ऑन कंडक्टर। यहाँ कंडक्टर का मतलब उस वायर से है, ठीक है, यानी कि उस बल को बता रहा है जो कि काम कर रहा है उस चालक पर, ठीक है, चालक पर कार्यरत बल की दिशा को बताता है। क्लियर है, पहली चीज। दूसरी, इसके बाद आती है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर जो है इसी तरीके से लिखते हैं हम अपनी ही लैंग्वेज में ताकि हमें याद रहे। इंडेक्स फिंगर को हिंदी में कहते हैं शायद तर्जनी उंगली, तर्जनी। क्लियर, तर्जनी जो उंगली है ये हमें बता रही है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। क्लियर,
और थर्ड वन इज मिडिल फिंगर या मध्यमा या ऐसे कुछ कहते हैं इसको, मध्यमिका ऐसे कहते हैं शायद। कुल मिला के समझ में आ रहा है ना, जो जिस फिंगर की हम बात करें। तो मिडिल फिंगर जो है ये हमें बता रही है करंट फ्लो के डायरेक्शन को, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। बस हमें तो इस तरीके से नोट कर लेना है, और बस ये इतना ही ध्यान रखना है ना कि ये करंट, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज वर्किंग ऑन द कंडक्टर वायर। क्लियर है, नोट कर लें इसको आप। और अब हम चैप्टर के लगभग लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जिसके अंदर हमें एक तो पढ़ना है मैग्नेट्स के बारे में, और एक हमारे डोमेस्टिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन। क्लियर है ये, चलें आगे और चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करें ताकि अगले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट हो सके। अब देखो, यूज ऑफ मैग्नेट इन मेडिसिन्स। तो देखिए मैग्नेट्स जो हैं एज सच बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैग्नेट्स जो है ये मेडिसिन्स में काम आती हैं, ठीक है ना। मैग्नेट्स जो होती हैं इनकी मदद से किया जाता है एमआरआई। आपने नाम सुना होगा एमआरआई। एमआरआई अब होती क्या है ये एमआरआई, ये मैं आपको बताती हूँ। तो एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब होता क्या है देखिए कि मैग्नेट की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना। तो उसी तरह हमारी बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो मैग्नेट की तरह कार्य करते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक तो हमारा हार्ट, और एक जो हमारा ब्रेन है ना, ये इस तरह काम करता है जैसे कि मैग्नेट काम करते हैं, यानी कि इनके अंदर भी अलग अलग तरह के इंपल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है एमआरआई में कि हमारी बॉडी के अलग अलग एंगल से अलग अलग इमेजेस बनाई जाती हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, और उनको देखकर अगर आंतरिक कोई दिक्कत है उसके बारे में पता लगाया जाता है। कोई सीवियर केसेस जब होते हैं तो डॉक्टर एमआरआई करवाते हैं। आपको क्या याद करना है, ये नाम याद करना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर है। बाकी काम का जो था वो मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि हार्ट और ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और कई तरह के इनसे हमारी बॉडी के आंतरिक जो अंग हैं उनके डायग्राम लेकर, इमेजेस लेकर, और आंतरिक जो कोई कमियां हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है। चलिए अब हम आ गए अपने अगले और चैप्टर के लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक सर्किट की तरफ। डोमेस्टिक सर्किट का मतलब है हमारे घर में जो विद्युत धारा के सिस्टम लगे हुए हैं ना, कि घर में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगे हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि जब फिटिंग कराते हैं ना तो कमरे में 5 पॉइंट देने हैं। 5 पॉइंट का क्या मतलब है, एक 3 पिन वाला स्विच हो गया, एक पंखे के लिए हो गया, एक ट्यूबलाइट के लिए हो गया, एक कोई होल्डर लगाने के लिए हो गया। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक सर्किट। अब डोमेस्टिक सर्किट से आगे चले तो अब आपको याद होगा कि हमारे घर में ये जो फिटिंग होती है ना घरों में, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज होता है कि पैरेलल होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि एक खराब हो भी जाए तो बाकी सारे तो काम करते रहते हैं। लाइट पोल से आ जाती है मेन मीटर के अंदर, और मीटर से फिर अलग अलग जगह इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है वो देखिए। हमें ये पढ़ना है कि डोमेस्टिक सर्किट जो होते हैं, आपने ये देखा होगा कि 3 पिन लगाते हैं अपन, 3 पिन है ना, और प्रेस होती हैं या कूलर होते हैं तो उनके अंदर 3 स्विच होते हैं, है ना। 3 पिन में लगाते हैं ना, तो एक सबसे ऊपर और 2 नीचे, ऐसे 3 वो निकले हुए रहते हैं उसके अंदर 3 पिन के अंदर, है ना। अब 3 तरह के वायर होते हैं। देखो, एक तो वायर होता है रेड, एक होता है ब्लैक, और एक और होता है जिसका कलर होता है ग्रीन। अभी अलग अलग कलर के क्यों होते हैं, और आपको ध्यान है अगर
कि अगर मैंने जब उसको मान लो कि 3 पिन में से वायर निकल गया तो उसको काट कर मैंने दोबारा लगाया, जहाँ रेड लगना था वहाँ ब्लैक लगा दिया और जहाँ ब्लैक लगना था वहाँ रेड लगा दिया, तो जैसे ही प्लग में डाला वैसे ही एकदम से भट्ट से आवाज होगी और वो पूरा काला हो जाएगा और घर का फ्यूज उड़ जाता है। अगर आपने देखा हो तो होता है ना ऐसा। अब होता कैसे है, देखो कि ये जो रेड वायर होता है ना, ये होता है लाइव वायर। रेड वायर जो है ये होता है लाइव वायर। लाइव वायर यानी इसके अंदर करंट फ्लो करता रहता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है ब्लैक वायर। ये न्यूट्रल का वायर होता है, आपने नाम सुने होंगे न्यूट्रल, फेज, ऐसे सुन रखा होगा ना आपने। न्यूट्रल ये होता है नेगेटिव, और ये जो होता है ये अर्थ वायर होता है, अर्थिंग का वायर होता है। अब देखो ये जो अर्थिंग का वायर होता है, ये तो क्या होता है कि हमारे घर में जो कनेक्शंस होते हैं ना, तो ये जो अर्थिंग का वायर होता है ये किसी लोहे की प्लेट की मदद से जमीन के अंदर इसका कनेक्शन होता है, ताकि क्या होता है कि जब हम किसी प्रेस को या ब्लेंडर को या मिक्सी को काम में ले रहे हैं तो करंट, हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर है अगर आपको पता हो तो क्या होगा कि हमें करंट ना लगे, इसलिए जब हम उनको पकड़कर काम में लेते हैं तो करंट हम में से होता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है। उसके लिए ये अर्थिंग का वायर होता है, आपने सुना होगा अर्थिंग का वायर होता है, ठीक है। ब्लैक वायर ये न्यूट्रल होता है और रेड वायर जो होता है लाइव वायर होता है, यानी कि जिसके अंदर हमेशा करंट फ्लो करता रहता है, ठीक। अब हमारे घरों में जो करंट फ्लो करता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 220 वोल्ट, यानी हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है ना 220 वोल्ट का करंट उसमें फ्लो होता रहता है। तो जो करंट हमारे घरों में आता है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होती है 220 वोल्ट। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो स्विचेस होते हैं ना वो भी 2 तरह के होते हैं। ये जो हम 3 पिन लगाते हैं ना, ये हमारे घरों में 2 तरह की होती है, एक होती है 15 एम्पियर की और एक होती है 5 एम्पियर की। 15 एम्पियर वाला जो 3 पिन लगाए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं, 15 एम्पियर वाले होते हैं हाई पावर गैजेट्स के लिए। हाई पावर गैजेट्स जैसे गीजर लगाना है हमको, ठीक है, गीजर लगाना है या फिर क्या लगाना है, एसी लगाना है, तो वहां पर हमें कौन सा 3 पिन लगाना होगा, 15 एम्पियर इंटेंसिटी वाला। 5 एम्पियर ये होता है बल्ब के लिए, फैन के लिए, इनके लिए लगाया जाता है, क्लियर है। अब देखिए एक और कंडीशन होती है जिसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। वो ये वाली कंडीशन होती है कि 5 एम्पियर वाले प्लग के अंदर हमने क्या किया, गीजर के स्विच को लगा दिया, तो उसकी इंटेंसिटी है ही नहीं इतना करंट आप झेल पाने की, तो क्या होगा कि वायर जो होगा वहां पर कौन सा रूल काम करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काम करता है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, कि वायर जो है अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद पिघलकर टूट जाता है, तो ओवरलोडिंग इसी तरह रुक जाती है। कि होता क्या है कि जब हम हाई इंटेंसिटी वाला प्लग जो स्विच है वो छोटे वाले प्लग में लगा देते हैं, तो होगा क्या कि वायर जो है वो गर्म होकर पिघल जाता है और पिघल कर टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा इंटेंसिटी वाला करंट फ्लो कर रहा होता है, तो वो ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्किट टूट जाता है और इक्विपमेंट जो है वो खराब होने से बच जाते हैं। तो वायर जो फ्यूज वाला वायर है हमारा वो पिघल कर टूट जाता है, दोबारा उस फ्यूज को बांधने पर जो ओवरलोडिंग है वो ठीक हो जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी इंटेंसिटी वाला प्लग, कौन सी इंटेंसिटी एम्पियर वाले सॉकेट के अंदर लगाना है, क्लियर है। फ्यूज हमने पढ़ लिया, इंटेंसिटी पढ़ ली, कितने वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। ये हमने वायर्स पढ़ लिए, साथ ही साथ हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया, राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल पढ़ लिया, किस तरह से सोलेनॉइड काम करती है, क्या काम आती है वो हमने पढ़ लिया। और इस चैप्टर में जो जो काम की चीजें थी लगभग हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। तो आई होप चैप्टर आपके लिए इस क्लास के बाद एकदम इजी हो जाएगा। क्वेश्चंस के आंसर
बिना रटे आप अपनी भाषा में लिख पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में और एक और चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।